चलिए शुरू करते हैं। अगर शुरू करते हैं हम लोग भारत की अवस्थिति के बारे में। अगर भारत के अवस्थिति की बात की जाए तो अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, तथा देशांतरी दृष्टि से देखा जाए तो यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ग्लोब है उसको जो भूमध्य रेखा है दो भागों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में तो भारत की जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसलिए यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसी तरह से जब हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसे ग्लोब को दो भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। तो जो भारत की स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में है। अगर इसके अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। वहीं देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा काल, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो इसका सबसे उत्तरी भाग है वो यहाँ पे इंदिरा काल है सबसे इसके उत्तरी भाग में। और अगर इसके सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसका जो दक्षिणी बिंदु है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इस पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट की बात करें तो भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। वहीं यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि परीक्षाओं में कभी कभी आप लोगों के पूछ देता है कि मुख्य भूमि से जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो मुख्य भूमि यहाँ से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये 8 मिनट का 8 डिग्री का यहाँ अक्षांश रेखा यहाँ बना हुआ है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट से जो इसके मुख्य भूमि की शुरुआत होती है। लेकिन अगर पूरे भारत की बात की जाए तो वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से होती है, जो कि इंदिरा पॉइंट पर स्थित है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है तो वो 6 डिग्री 45 मिनट होगा। लेकिन अगर उसमें प्रश्न में ये दे देता है कि इसके भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो मुख्य भूमि शब्द आएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं भारत की देखते हैं तो भारत की जो आकृति है वो पूर्णतः त्रिभुजाकार नहीं है, बल्कि एक चतुष्कोण रूप में है। अगर पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई की हम बात करें, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई की बात करें तो ये 2933 किलोमीटर लंबा है। और उत्तर से दक्षिण बात करें, उत्तर से दक्षिण अगर इसकी बात की जाए तो यह 3214 किलोमीटर लंबा है। इस हिसाब से अगर इस क्षेत्रफल की बात करें तो यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत का बनता है। अगर इससे स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा की जो लंबाई की बात की जाए तो वो 15,200 किमी है। स्थलीय सीमा से लगने वाले देशों की अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पश्चिम में देख पा रहे होंगे ये पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, इधर चीन है, ये बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो इन देशों की सीमाएं, और यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर नेपाल है। इन देशों की सीमाएं स्थलीय सीमाएं भारत से लगती हैं।
वहीं समुद्र तट की कुल लंबाई की बात करें तो यह 7516 किलोमीटर है। और यह जो 7516 किलोमीटर है वो अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप के तटीय लंबाई को लेकर है। अगर केवल यहाँ से गुजरात के कच्छ से मुख्य भूमि के तटीय तट की लंबाई की बात करें, यहाँ गुजरात के कच्छ से लेके गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक तट की लंबाई की अगर बात की जाए तो वह है 6100 किलोमीटर। और अगर द्वीपों सहित तट की लंबाई की बात करें तो वह है 7516.6 किलोमीटर। स्थलीय सीमा भारत के 17 राज्यों एवं तटीय सीमा 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। यदि राज्यवार देखा जाए तो अगर तटीय राज्यों में गुजरात की तटीय लंबाई जो है वो सर्वाधिक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब जो कर्क रेखा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के ये बीचों बीच से गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है ऐसे यहाँ पर ऐसे गुजरती है 8 राज्यों से होकर। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होके ये कर्क रेखा गुजरती है। एक चीज और मैं बता दूं कि जो झारखंड का रांची शहर है यहाँ पर, वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। ये कर्क रेखा थोड़ा सा ऊपर हो गया है यहाँ पे मानचित्र में। प्रशासनिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, और सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। अब जैसा कि ऊपर हम लोग देखे हैं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और यह संपूर्ण विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका केवल 2.4% है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वें नंबर पे आता है। तो इसके पहले 6 देश कौन कौन से हैं, तो अगर हम देखें उसमें तो रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और 8वें स्थान पे आप देखेंगे तो अर्जेंटीना आता है, और 7वें पे भारत की स्थिति है। अब इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है, जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में है, वो है भारत का भौतिक प्रदेश। तो अगर भौतिक प्रदेश की बात की जाए, भौतिक प्रदेश की अगर बात करें तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 4 भौगोलिक इकाइयों में बांटा गया है। कहीं कहीं यह 6 भूगर्भिक इकाइयों में आपको मिलेगा। तो वो पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्यवर्ती विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। ये मुख्य रूप से 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, लेकिन कहीं कहीं किताबों में, खास करके 9th एनसीईआरटी किताब में इसे 6 प्रकारों में विभक्त किया गया है। तो एक तो यहाँ पे 5वां हो गया है द्वीपीय समूह को अलग कर दिया गया है, और एक यहाँ पे जो राजस्थान का ये मरुस्थलीय क्षेत्र है इसको अलग करके 6ठे भाग के रूप में प्रदर्शित मतलब दिखाया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे हम लोग। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को उच्च एवं संरचना के आधार पर 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया। उच्चावच मतलब ऊंचाई नीचाई, एवं संरचना मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है, बनावट है, किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, उसके आधार पर इसे 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। और वो है पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर ट्रांस हिमालय, अगर एक एक करके देखें तो ट्रांस हिमालय का मतलब होता है पार हिमालय, यानी हिमालय के उस पार के जो पर्वत श्रेणी है उनको ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 4500 से 5500 मीटर है।
ट्रांस हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। इसमें है काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। यहाँ मानचित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी और ये जांस्कर पर्वत श्रेणी। अब काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करें तो प्राचीन काल में इसे कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था। इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इस काराकोरम श्रेणी को एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो K2 या गाडविन आस्टीन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। वर्तमान समय में यह पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। यहाँ मानचित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे K2 की स्थिति। वर्तमान में ये जो है क्षेत्र है वो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, और इधर ये अक्साई चीन का जो क्षेत्र है ये चाइना के अधीन आता है। विश्व की दूसरी सबसे जो ऊंची चोटी है वो K2 ही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे ऊंची चोटी है विश्व की वो माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद 8848 मीटर, और यहाँ पे 8611 मीटर K2 की स्थिति है। इसके अलावा और अन्य प्रमुख चोटियों की बात करें तो K2 तो हम लोग देख ही लिए, हिंडन, ब्रॉड पीक, गसेरब्रूम आदि अन्य चोटियां हैं। इसके अलावा काराकोरम पर्वत श्रेणी में अनेकों हिमनद पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन हिमनद भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह राजनीतिक दृष्टि से वैश्विक और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। अगर सियाचिन की बात की जाए तो खास करके सामरिक दृष्टि से यह विश्व का आप देखेंगे तो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, और यहाँ पर 1984 में पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया था, जिस पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में, और पुनः इस पर अधिकार स्थापित किया गया। यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति। यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है। इसके अलावा अन्य ग्लेशियरों की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ मानचित्र में बहुत सारे ग्लेशियर हैं। बिचाफू है, पुनामा है, ससाइनी है, कोडापिन हिमनद है, चोंगलंगबा हिमनद है, हिस्पर है, बहुत सारे हिमनद हैं। इसके बाद दूसरी जो पर्वत श्रेणी है वो है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। लद्दाख शब्द का जो अर्थ होता है वो लाख दर्रों का घर होता है। दर्रे का मतलब क्या होता है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियों के बीच में जो संकरा मार्ग होता है आने जाने का, उसे दर्रा बोलते हैं। इन दर्रों का निर्माण मुख्य रूप से नदियां इन पर्वतों को काट कर करती हैं। लद्दाख श्रेणी की अगर बात करें तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है राकापोसी, जिसकी ऊंचाई 7788 मीटर है। राकापोसी विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है। विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी जो है वो राकापोसी है। और अगर लद्दाख पठार की बात की जाए तो भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है वो लद्दाख पठार है। नुब्रा घाटी, पूगा घाटी तथा सेचर गैप घाटी लद्दाख पठार पर पाई जाती हैं। अब ये घाटियां क्या होती हैं? दो या दो से अधिक पर्वतों के बीच जो समतल मैदान होता है उसे घाटी बोलते हैं। इन अधिकतर घाटियों का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के जमा करने से होता है। लद्दाख श्रेणी का पूर्व की ओर जो विस्तार है वो कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ मानचित्र में ये लद्दाख पर्वत है, लद्दाख श्रेणी है, और इसका पूरब की ओर जो विस्तार है तिब्बत में उसे कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक पवित्र धर्मस्थल भी है। अब इसके बाद जो ट्रांस हिमालय की तीसरी पर्वत श्रेणी है वो है जांस्कर पर्वत श्रेणी। यहाँ मानचित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे ये जांस्कर पर्वत श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय की तीसरी श्रेणी है। भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है द्रास, वो जांस्कर श्रेणी में ही स्थित है। इस जांस्कर श्रेणी में शेषनाग तथा वेरीनाग झील पाई जाती है। अब अगर शेषनाग झील की बात करें तो झेलम नदी का यह उद्गम स्थल है। झेलम नदी जो है वो कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। झेलम नदी जो है बुलर झील का भी निर्माण करती है।
बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, और इसी झेलम जो नदी है यह भारत और पाकिस्तान का यह सीमा भी बनाती है। झेलम नदी के तट पर ही जो श्रीनगर शहर है वो बसा हुआ है। तो ये ट्रांस हिमालय की ये जो 3 श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख एवं जांस्कर, उसके बाद हम लोग आते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। अब ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो इसका निर्माण ट्रांस हिमालय के बाद हुआ, और यह तृतीय काल में हुआ। इसका निर्माण आज से लगभग 60 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व। अब तृतीय काल मतलब जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, उसी तरह से चट्टानों के जो संस्तर पाए जाते हैं, स्तर पाए जाते हैं, उसके आधार पर जो जियोलॉजिस्ट थे, भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने पृथ्वी के जियोलॉजिकल हिस्ट्री बनाई। उस जियोलॉजिकल हिस्ट्री बनाई, उसमें जैसे प्री कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन है, सेनोजोइक है, मेसोजोइक है, टर्शियरी है। तो कई काल पाए जाते हैं भूवैज्ञानिक इतिहास की अगर बात करें तो उसी में से एक काल है तृतीयक यानी टर्शियरी काल। हिमालय का निर्माण इसी टर्शियरी काल के जो उपखंड थे ओलिगोसीन, उसी में हुआ था, आज से लगभग 60 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी वो टेथिस के भूसन्निधि से हुई थी, इसीलिए इसे टेथिस सागर को हिमालय का पालना भी कहा जाता है। विद्वानों का मानना है कि एक यहाँ पर जहां पर वर्तमान में हिमालय है वहां पर पहले एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस। इसके उत्तर में एक स्थलखंड था जिसका नाम था अंगारा लैंड, इसका नाम था अंगारा लैंड, और दक्षिण में जो भाग था, स्थलखंड था, उसका नाम था गोंडवाना लैंड। इन दोनों स्थलखंडों से मलबा जो प्रवाहित होके इस टेथिस सागर में जमा होता रहा लाखों वर्षों तक, और कालांतर में मलबा भर रहा, और इस जो स्थलखंड थे इसमें मूवमेंट हुआ, ये उत्तर की तरफ खिसकना प्रारंभ हुए। कुछ विद्वानों का मानना है कि दोनों ही स्थलखंड एक दूसरे की तरफ खिसके, और कुछ विद्वानों का मानना है कि केवल गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ खिसका, और इसके बीच का जो मलबा जमा था वो उठ के पर्वत श्रेणी के रूप में स्थापित हुआ, जो वर्तमान में हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यह नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। इसका मतलब है बलित पर्वत का मतलब होता है कि जिन पर्वतों का निर्माण संपीड़न बल के द्वारा होता है, यानी जब किसी पर्वत के निर्माण में दो शक्तियां काम करती हैं और दोनों आमने सामने से काम करती हैं, तो बीच का जो स्थलखंड है वो दबाव के कारण ऊपर उठ जाता है, तो पर्वत का निर्माण होता है। और कभी कभी ये दबाव के कारण नीचे धंस जाता है तो बेसिन का निर्माण होता है। तो जितने भी बलित पर्वत हैं उस संपीड़न बल के द्वारा निर्मित हुए हैं, इसीलिए इनको बलित पर्वत कहा जाता है। और चूंकि सबसे नवीन है, सबसे नया है, इसीलिए नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय विश्व की जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अधिकतर इसकी चोटियां 6000 मीटर से ऊपर ही हैं। हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लंबी मतलब लंबाई में, लेंथ में सबसे तीसरी पर्वत श्रृंखला है। पहले स्थान की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। वहीं उत्तरी अमेरिका में चले जाएं तो रॉकी जो है वो दूसरे नंबर पे है लंबाई की दृष्टि से, और तीसरे नंबर पे आए तो यह है हिमालय। हिमालय को 3 समानांतर श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, जैसा कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं। ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय, लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय, और यह शिवालिक श्रेणी। अब एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं हिमालय, महान हिमालय को, तो इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी अधिकांश चोटियां हमेशा हिम से ढकी रहती हैं। यह पश्चिम में, यहाँ आप देखेंगे तो नंगा पर्वत से लेके पूरब में यहाँ नामचा बरवा तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। इसका जो दक्षिणी ढाल है वो अधिक तीव्र है अपेक्षाकृत उत्तरी ढाल के। यही कारण है कि जितने पर्वतारोही हैं
वो भारत की तरफ से यहाँ नहीं चढ़ते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट पे या किसी भी पर्वतों की चोटियों पे चढ़ना हो तो जो पर्वतारोही हैं वो भारत की तरफ से नहीं चढ़ते, बल्कि इस उत्तर की तरफ से चढ़ते हैं, क्योंकि इधर से जो है पर्वतों के ढलान मंद है और भारत की तरफ उनके ढलान क्या है, तीव्र है। तो इधर से चढ़ना बहुत ही कठिन है, इसीलिए उत्तर की तरफ से वो पर्वतारोही इन पर्वतों पे चढ़ते हैं। और अब अगर हम लोग हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों की बात करें तो परीक्षाओं में आप लोग देखेंगे अक्सर क्रम लगाने का पूछ देता है कि पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की तरफ महान हिमालय की पर्वत श्रेणियों को क्रम से लगाइए। तो हम लोग देखते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पश्चिम में यह नंगा पर्वत से और यहाँ पूरब में नामचा बरवा तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसके बीच में और भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे यहाँ सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत, उसके बाद कामेत है, त्रिशूल है, नंदा देवी है। तो कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी ये तीनों ही कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है तीनों ही। अब इसके अलावा अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट ये सब जो है नेपाल में पड़ते हैं। इसके अलावा कंचनजंगा जब आएंगे देखेंगे तो कंचनजंगा सिक्किम में है और नामचा बरवा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ये महान हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। इसके अलावा इस महान हिमालय पर बहुत सारे हिमनद भी पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन हिमनदों से नदियों का उद्गम होता है। तो अगर बात करें हिमनदों की तो सबसे आप देखेंगे तो यहाँ यमुनोत्री हिमनद है। इस यमुनोत्री हिमनद से आप लोग जानते हैं यमुना नदी का उद्गम होता है। इसके बाद आता है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। यहाँ मैं बता दूं थोड़ा सा आप लोगों को कि गंगोत्री हिमनद से लोग मानते हैं गंगा का उद्गम होता है, नहीं, गंगोत्री हिमनद से भागीरथी का उद्गम होता है। जब यह भागीरथी और ये अलकनंदा आपस में मिलती हैं तब जाके गंगा का उद्गम होता है, वहां से उसे गंगा नाम दिया जाता है। तो गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, यहाँ से चोराबाड़ी ग्लेशियर है, चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। यहाँ मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं चोराबाड़ी ग्लेशियर के बारे में। आप लोग जानते होंगे 16 जून 2013 में केदारनाथ में एक त्रासदी आई थी, वो इसी चोराबाड़ी ग्लेशियर का परिणाम था। इसी चोराबाड़ी ग्लेशियर का वह परिणाम था। यह केदारनाथ के जब ऊपर आप जाएंगे तो यह चोराबाड़ी ग्लेशियर मिलता है और ग्लेशियर के जस्ट बगल में एक झील पाई जाती है। पर्वतों पे आप जाएंगे देखेंगे बहुत सारी प्राकृतिक झीलें पाई जाती हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी। तो क्या हुआ था कि उस समय जून में 16 जून को यह चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट के उस झील में चला गया। जब उस झील में गया तो उस झील का पानी ओवरफ्लो करके बाहर निकला और बाढ़ के रूप में पूरे केदार घाटी में तबाही मचाया। इसके बाद आता है संतोपथ हिमनद। ये संतोपथ हिमनद है, यहाँ से अलकनंदा निकलती है। इसके बाद गोसाई धाम हिमनद है जहां से कोसी नदी निकलती है। इसके बाद जेमू हिमनद है, जेमू हिमनद से तीस्ता नदी निकलती है। इसके अलावा प्रमुख बहुत सारे दर्रे भी पाए जाते हैं महान हिमालय में, बहुत सारे दर्रे भी पाए जाते हैं। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को कि दर्रा ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियों के बीच संकरा मार्ग होता है आने जाने का। इनका निर्माण मुख्य रूप से नदियों के द्वारा किया जाता है। अगर देखें तो महान हिमालय में जम्मू कश्मीर में बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा है, यहाँ आप लोग बुर्जिल और जोजिला दर्रा है। उत्तराखंड में थांगला लिफुलेख, सिक्किम में नाथुला, जेलेपला, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला प्रमुख दर्रे हैं। मध्य हिमालय इसके बाद आता है। अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय में महान हिमालय के बाद आता है उसके दक्षिण में मध्य हिमालय श्रेणी। इसे लघु हिमालय या हिमांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह महान हिमालय या बृहद हिमालय से एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। यह मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है एक दरार है, इसके द्वारा जो है यह महान हिमालय से मध्य हिमालय जो है अलग होता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 3000 मीटर है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर पाई जाती है। इस मध्य हिमालय पर बहुत सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं। इन
हिल स्टेशनों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो श्रीनगर, पहलगाम, पटनीटॉप प्रमुख हिल स्टेशन है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आप देखें तो शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, मैक्लियोडगंज, धर्मशाला को ही बोलते हैं, इसके अलावा कसौल। उत्तराखंड में बात करें तो आप नैनीताल, चकराता, रानीखेत, लैंसडाउन, अल्मोड़ा। और पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे दार्जिलिंग। प्रमुख हिल स्टेशन इस मध्य हिमालय पर पाए जाते हैं। इसके अलावा बाह्य हिमालय, इसे शिवालिक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा यह अलग होता है। यह भी एक दरार है जिसके द्वारा मध्य हिमालय शिवालिक श्रेणी से अलग होता है। यह जो शिवालिक श्रेणी है वो सबसे बाह्य श्रेणी है, सबसे दक्षिण में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। यह लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन यह जो शिवालिक श्रेणी है वह पश्चिम में पाकिस्तान के पोटवार पठार से प्रारंभ होकर एक कोसी नदी तक निरंतर मिलता है, लेकिन उसके बाद यह नदियों ने इसे खंड खंड काट दिया है और फिर यह अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के जो मध्य में कई घाटियां पाई जाती हैं, यानी मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कई घाटियां पाई जाती हैं। इन घाटियों को पश्चिम में दून तथा पूरब में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में द्वार को दुआर के नाम से जाना जाता है। यहाँ समतल भाग में चाय की खेती बहुतायत से की जाती है। अब चूंकि ये शिवालिक श्रेणी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में तो इस शिवालिक श्रेणी को जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इसे शिवालिक पहाड़ियां कहा जाता है। नेपाल में इसे चूरिया मुरिया पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, आबोर तथा मिसमी पहाड़ियों के नाम से यह जाना जाता है। अब हिमालय का उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो उसमें हम लोगों ने ट्रांस हिमालय, हिमालय पढ़ लिए। अब आता है पूर्वांचल हिमालय, या पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये महान हिमालय की श्रेणी है। इसके नीचे यहाँ पर आप देखिए शिवालिक श्रेणी, जैसा कि मैंने कहा कि इन बीच में नदियों ने इसे काट के खंडित कर दिया। फिर यहाँ से डाफला, मीरी, आबोर, मिसमी पहाड़ियां और यहाँ पर पटकोई बूम के नाम से जाना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके बाद अब आप आएंगे इधर तो ये नागा पहाड़ियां हैं। नागा पहाड़ियां हैं। यहाँ पर जो कोहिमा है, एक चीज और मैं बता दूं, परीक्षाओं में अक्सर पूछ देता है कि ये जो यहाँ पर जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है वो भारत की सबसे पूर्वोत्तम राजधानी है, यानी सबसे पूरब में स्थित राजधानी है वो है कोहिमा। इस नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट सारामती है। इसके बाद आता है मणिपुर की पहाड़ियां, मणिपुर राज्य में इसे लेमाटोल की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मिजो की पहाड़ियां, मिजोरम में आप लोग देखेंगे इसे लुसाई की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसे वह है ब्लू माउंटेन। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो त्रिपुरा की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, त्रिपुरा राज्य में। यहाँ पर एक पठार पाया जाता है जिसे शिलांग के पठार के नाम से जाना जाता है। विद्वानों का मानना है कि यह प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है और इस पर गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर की पहाड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ मैं बता दूं कि इन पहाड़ियों की स्थिति थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से है, कुछ कीपाकार इस प्रकार से है गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियों का। और यही इन्हीं क्षेत्रों में शिलांग पठार पर ही वो मौसिन राम स्थान पाया जाता है जहां पर पर्याप्त वर्षा होती है। इसका जो गारो, खासी, जैंतिया तीनों पहाड़ियां हैं उनका आकार जो है मैंने बताया थोड़ा सा कीपाकार है। तो जब इसमें मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं तो प्रवेश तो कर जाती हैं लेकिन निकल नहीं पाती हैं और इन्हीं पहाड़ियों से टकरा के इन क्षेत्रों में बहुत ही अधिक वर्षा करवाती हैं। इसी वजह से यहाँ का जो मौसिन राम स्थान है वो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें
भारत के जो भौतिक प्रदेश की, तो उसमें जो दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान है। यहाँ मानचित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे विशाल मैदान की स्थिति। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। यह नवीन भौतिक प्रदेश है जिसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के बाद हुआ है। तो विद्वानों का इस मैदानों का निर्माण कैसे हुआ? तो विद्वानों का मानना यह है कि जब हिमालय का निर्माण हुआ, यानी प्लेट टेक्टोनिक एक थियरी है हिमालय पर्वत के निर्माण के संबंध में या उत्पत्ति के संबंध में। तो ऐसा मानना है कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियाई प्लेट से टकराई, तो टकराव में जो टेथिज भूसन्नति थी, टेथिज जो सागर था, उसके मलबे ऊपर उठ गए, पर्वत का निर्माण हुआ। और वर्तमान में जहां उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र है, जहां वर्तमान में हम लोग जिस मैदानी इलाकों में रहते हैं, वहां पे एक गर्त का निर्माण हुआ। तो उस गर्त में हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ हिमालय से बहुत सारे मलबे बहा कर लाई और इन गर्तों में जमा करने लगी, और लाखों वर्षों के बाद धीरे धीरे जमा होते होते एक मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई अगर पश्चिम से पूरब की तरफ देखेंगे तो 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई 100 से 500 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 250 मीटर है। और जलोढ़ की जो गहराई है वो 2000 मीटर है। मैं एक चीज यहाँ बता दूं कि बार बार ये औसत ऊंचाई और ऊंचाई की जो बात हो रही है, तो इस ऊंचाई का निर्धारण कैसे किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोगों से चर्चा कर दूं। तो इन ऊंचाइयों का जो निर्धारण है वो समुद्र के तल से किया जाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात की जाती है 8,848 मीटर, तो कहाँ से नापा जाएगा? तो समुद्र के तल से मापा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो समुद्र का तल है वो हमेशा एक तरह रहता है, तो समुद्र के तल से इनकी ऊंचाइयों का मापन किया जाता है। अब इन मैदानों की बात करें तो संरचनात्मक विशेषताओं और ढाल के आधार पर मैदान को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, भाबर, तराई, बांगर एवं खादर। अब यहाँ हम लोग चित्र में थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। यहाँ मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है, तो यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मान लीजिए ये पर्वत है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से ढाल चूंकि तीव्र है, यहाँ से जब कोई नदी निकलेगी तो उसकी गति क्या होगी, काफी तीव्र होगी। यहाँ मान लीजिए पर्वत समाप्त हुआ, तो जब ढाल तीव्र होगी, तो जब किसी भी नदी के प्रवाह का मार्ग ढाल जो है तीव्र होता है, तो उसकी गति भी तीव्र होती है। जब गति तीव्र होती है तो अपने साथ बड़े बड़े कंकर पत्थर बोल्डरों को बहाने की क्षमता भी होती है। तो ये हिमालय से उतरने वाली नदियां जब ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं, तो अपने साथ बड़े बड़े कंकर पत्थर बोल्डर लेके आती हैं, और जहाँ पे ये मैदानों पहाड़ों से नीचे उतर के मैदानों में प्रवेश करती हैं, तो मैदानों में प्रवेश करते समय इनका ढाल जो है कम हो जाता है, तो गति कम हो जाती है। गति कम होने के कारण ये उन बड़े बड़े कंकर पत्थर बोल्डरों को बहा सकने में असमर्थ हो जाती हैं, जिसके कारण ये पर्वत के जो पदीय किनारे होते हैं, जहां पर पर्वत और मैदानों का मिलन क्षेत्र होता है, वहां पर इन बड़े बड़े कंकर पत्थर और बोल्डरों को क्या करती हैं, जमा कर देती हैं, जिसके कारण एक पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है, जिसे भावर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नदियां क्या होती हैं, प्रायः लुप्त हो जाती हैं। लुप्त हो जाती है मतलब बड़े बड़े कंकर पत्थरों के नीचे से प्रवाहित होने लगती हैं और ऊपर नहीं दिखाई देती हैं। अब इसके बाद ये पुनः प्रकट होती हैं, जो लुप्त होकर नदियां प्रवाहित होती हैं इन क्षेत्रों में, तराई जिसे बोलते हैं। अब ये कंकड़ पत्थर, इसके अलावा जो महीन, इससे जो छोटे आकार के होते हैं, रेत और छोटे छोटे कंकड़, इन क्षेत्रों में लाके जमा कर दिया जाता है, जिन्हें तराई कहा जाता है। यहाँ विलुप्त हुई भावर क्षेत्र में नीचे से जो प्रवाहित हो रही होती हैं, वो तराई क्षेत्रों में प्रकट होकर नदियां इधर उधर प्रवाहित होने लगती हैं, जिससे दलदलीय क्षेत्रों का निर्माण होता है। अगर आज से 50 से 100 साल पहले जाया जाए तो इन पूरे तराई क्षेत्रों में जंगलों का विस्तार था। चूंकि दलदली क्षेत्र थे तो पूरा इस पे मानव बसाव नहीं था, लेकिन जनसंख्या की जैसे जैसे वृद्धि हुई तो इन तराई क्षेत्रों के वनों को साफ करके इसमें कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया गया। अब आता है बांगर। तो बांगर की बात की जाए तो बांगर वह क्षेत्र होता है जहां पे बाढ़ का, नदियों के बाढ़ का, इनका भी निर्माण नदियों के बाढ़ के जल से ही हुआ है, लेकिन बहुत पहले
नदियों के बाढ़ के जल से इनका निर्माण हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में बाढ़ का जल इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता है। यानी अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो जो बांगर है वो पुराना खादर होता है। यानी पहले नदियों का जल इन क्षेत्रों में आता था और इन क्षेत्रों में खादर का निर्माण होता था, मिट्टी का निर्माण होता था, लेकिन वर्तमान समय में इन क्षेत्रों में नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। तो ये पुराना जलोढ़ जो होता है उसे बांगर बोलते हैं। खादर नदियों के किनारे का वह क्षेत्र होता है जहां प्रतिवर्ष नदियों का जल पहुंच जाता है और इसका नवीनीकरण करता रहता है। अब यहाँ थोड़ा सा चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ जैसे हिमालय पर्वत है, आप इसके बाद देख रहे होंगे जहां से हिमालय समाप्त हुआ है तो ढाल थोड़ा कम हुआ है, तो यहाँ कंकड़ पत्थर बोल्डर है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इसे भाबर के नाम से जानते हैं। यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि बड़े बड़े बोल्डर होने के कारण नदियां नीचे प्रवाहित होने लगती हैं और सतह पर दिखाई नहीं देती। अब इससे जो छोटे आकार के कण होते हैं वो इन तराई के क्षेत्रों में आके जमा हो जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे नदियां आगे बढ़ती हैं उनका ढाल धीरे धीरे कम होता जाता है और प्रवाहित करने की क्षमता उतना ही, इनको वहन करने की क्षमता उतना ही कम होती जाती है। इसके बाद यहाँ बांगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पुराना जलोढ़ है ये क्षेत्र। यहाँ अब नदियों के जल का पानी नहीं पहुंचता है, लेकिन वहीं खादर की आप बात करें तो यहाँ नदियों का जल यहाँ प्रतिवर्ष पहुंचता है और इनका नवीनीकरण करता रहता है। अब विशाल मैदान की बात की जाए तो इसके प्रादेशिक विभाजन की बात की जाए तो उसे राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचले गंगा का मैदान। यहाँ चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे, राजस्थान का मैदान, सतलुज यमुना का मैदान, इसे पंजाब हरियाणा का मैदान भी कहते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, मिडिल गंगा का मैदान, यहाँ पर निचले गंगा का मैदान और ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। अब एक एक करके अगर हम देखें तो राजस्थान का मैदान, इसका विस्तार 1.7 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल है। यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला हुआ है। कहीं कहीं पर यह ग्रेनाइट नीस शिष्ट चट्टानों की नंगी सतहें भी दिखाई देती हैं इस राजस्थान के मैदान में, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कभी रहा है। यहाँ की प्रमुख नदी की बात करें तो वो लूनी नदी है जो कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है। यह एक मौसमी नदी है। यहाँ पर खारे पानी की बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, जैसे सांभर, डिंडवाना, कुचामन, डेंगना प्रमुख खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। यहाँ मानचित्र हम लोग अगर देखें, अगर मानचित्र पे दृष्टिपात किया जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये इसके जो पूरब का क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि कार्य होता है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत वर्षा होती है, होता है खेती। इन क्षेत्रों में भी मोटे अनाजों की खेती की जाती है। ये जो क्षेत्र है यहाँ से श्री गंगा नहर निकाली गई है, उसके कारण इन क्षेत्रों में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ है। ये भी अर्ध शुष्क क्षेत्र है ये भी। और ये जो पीला कलर का आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये पूरा रेगिस्तानी रेतीला क्षेत्र है जिसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद पंजाब हरियाणा का मैदान कहा देखा जाए तो इसका विस्तार पंजाब हरियाणा एवं दिल्ली राज्यों में है। यह 640 किमी लंबा तथा 300 किमी चौड़ा है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ये जो पंजाब है ये 5 नदियों का मैदान है। ये नदियां आप जो है इस पंजाब के मैदान का निर्माण करती हैं। और यहाँ पे पंजाब के मैदान में बहुत सारे दोआब पाए जाते हैं। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जिसे दोआब के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है, सिंधु, और यहाँ पर झेलम नदी प्रवाहित होती है। तो इस बीच का जो क्षेत्र होता है उसे सिंध सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। परीक्षाओं में अक्सर पूछ देता है, इसे सिंध सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। किसको? सिंधु और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है। फिर झेलम और चिनाव के बीच का जो क्षेत्र है, झेलम नदी और चिनाव नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे चाज दोआब के नाम से जाना जाता है। चिनाव और
रावी नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे रचना दोआब के नाम से जानते हैं। यहाँ रावी और ब्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे बारी दोआब के नाम से जाना जाता है, और ब्यास और सतलज नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे बिस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है गंगा का मैदान। इस मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। ये 3,57,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। अगर ऊपरी गंगा मैदान की बात की जाए तो इसका विस्तार दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इसकी उत्तरी सीमा शिवालिक पर्वत श्रेणी से दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार और पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। पूरब में 100 मीटर की समोच्च रेखा इसकी सीमा बनाती है। ये यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये है ऊपरी गंगा का मैदान। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 100 से 300 मीटर के मध्य पाई जाती है। गंगा, यमुना, रामगंगा प्रमुख नदियां इस मैदानी क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। ऊपरी गंगा के मैदान में तराई प्रदेश का जो विस्तार है वो अधिक पाया जाता है। ऊपरी गंगा के मैदान में तराई क्षेत्र का विस्तार अधिक पाया जाता है। इसके बाद मध्य गंगा की बात करें, ये मिडिल गंगेटिक प्लेन जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं, यानी जो हम लोगों का क्षेत्र है वो मध्य गंगा मैदान का क्षेत्र है। इसका जो विस्तार है 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा ऊपरी गंगा मैदान से यह अलग होता है। इसका पूर्वी जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश एवं बिहार में है। यह मैदान नदियों के मार्ग परिवर्तन से काफी प्रभावित होता है, यानी इस क्षेत्र में जो नदियां प्रवाहित होती हैं वो अपना मार्ग बदलती रहती हैं। इस कारण इस क्षेत्र में गोखुर झीलों की अधिकता पाई जाती है। गोखुर झीलों की मतलब इसे छाड़न झील भी कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है, मान लीजिए कोई नदी प्रवाहित होती है तो ऐसे घुमावदार मार्ग से मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, और कभी कभी यहाँ से प्रवाहित होते हुए सीधे यहाँ आके मिल गई तो ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, ये झील का निर्माण हो जाता है इन क्षेत्रों में, जिसे गोखुर झील या छाड़न झील के नाम से जाना जाता है। यहाँ बांगर एवं खादर भूमि दोनों पाई जाती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 100 मीटर है। इस मैदान में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती आदि प्रवाहित होती हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग निम्न गंगा का मैदान। इसका विस्तार दार्जिलिंग और पुरुलिया जिला को छोड़ के समस्त पश्चिम बंगाल पर है। अगर ये दार्जिलिंग और पुरुलिया जिला क्यों छोड़ दिए हम लोग, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा है, आप लोग देख पा रहे होंगे मानचित्र में, मानचित्र में जब आप लोग देखेंगे तो जो ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर दार्जिलिंग और पुरुलिया जिला, वो पहाड़ी इलाका है। अभी हम लोगों ने ये भी देखा दार्जिलिंग जो है वो एक हिल स्टेशन भी है। तो ये दार्जिलिंग एवं पुरुलिया जिले को छोड़ के संपूर्ण पश्चिम बंगाल पे निम्न गंगा मैदान का विस्तार है। यह हिमालय के पाद प्रदेश से प्रारंभ होकर गंगा के डेल्टा तक विस्तृत है। क्षेत्रफल 81.2 हजार वर्ग किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 50 मीटर है। डेल्टाई क्षेत्र नवीन काम से निर्मित है, जिससे यहाँ खादर क्षेत्र का विस्तार अधिक पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में समुद्र के ज्वार का पानी आता रहता है, जिसे बील एवं चार कहते हैं। तो बील वह क्षेत्र नीचा क्षेत्र होता है जहां जल भर जाता है। यहाँ पे बील वह नीचा क्षेत्र होता है जहां ज्वार का पानी भर जाता है। चार वह उच्च भाग होता है जहां जल नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की प्रमुख नदियों में तीस्ता, टोंस, भागीरथी, हुगली, अजय, दामोदर, रूपनारायण, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा आदि प्रमुख नदियां हैं। इस क्षेत्र में सुंदर वनों का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देखते भी होंगे, यहाँ सुंदरबन का डेल्टा है। तो ये सुंदरबन का डेल्टा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। इसके बाद हम लोग आते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है और असम में ये मैदानों का निर्माण करती है, जिसे असम घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह मैदान हिमालय पर्वत, मेघालय का पठार जो है, ये जैसा कि हम लोग शिलांग पठार या मेघालय के पठार जिसे हम कहते हैं, उसके बीच में पाया जाता है। इसकी चौड़ाई
इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात करें तो 720 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई की बात करें तो 80 किलोमीटर है। यहाँ की प्रमुख नदियों में ब्रह्मपुत्र है, इसके अलावा इसकी सहायक नदियों में लोहित, दिहांग, दिबांग, शंकोश आदि प्रमुख हैं। मिट्टी के जमाव के कारण कहीं कहीं यहाँ पर द्वीपों का निर्माण भी हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो माजुली द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी पाया जाता है। यहाँ असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है, जिसे माजुली द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्तरी सीमा पर तराई क्षेत्र पाया जाता है, जो दलदली मिट्टी एवं सघन वनों से आच्छादित है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रायद्वीपीय पठार, जो कि तीसरा इकाई है भौतिक प्रदेश की। तो इसका विस्तार जो है वो लगभग 16 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर है। यह प्राकृतिक प्रदेश विशाल प्राकृतिक प्रदेश है अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो। ये एक अनियमित त्रिभुजाकार रूप में इसकी है। इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर के बीच में पाई जाती है। पठार का जो ढाल है वो पूरब से ढाल जो है पूरब तथा दक्षिण पूर्व की तरफ है, यानी इसका ढाल ऐसे है। जहां तक इसकी बनावट का प्रश्न है, उत्तरी महान मैदान के दक्षिणी भाग में स्थित यह पठार कठोर तथा आग्नेय रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। यह भारत का प्राचीनतम भूभाग है। नवीन नर्मदा जो नदी है, इस भ्रंश घाटी को, नर्मदा नदी की जो भ्रंश घाटी है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये नर्मदा नदी की जो भ्रंश घाटी है इस पठार को 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तर वाले जो हिस्से हैं इसको उत्तर में इसे मध्यवर्ती उच्च भूमियों के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण का जो भाग है उसे दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ इस पठार पे कई पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये बिंधन पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे कैमूर है, पारसनाथ है। ये पूरा एक क्रम में यहाँ तक पाया जाता है। इसके अलावा आप इसके दक्षिण में आप पाएंगे सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है वो धूपगढ़ है। वहीं इसके थोड़ा आएंगे तो महादेव की पहाड़ी है। इसके बगल में मैकाल की पहाड़ी है। इस मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अमरकंटक है। यहाँ आप झारखंड में देखेंगे तो यहाँ राजमहल की पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो पारसनाथ है। ऐसे ही बहुत सारी पहाड़ियां, हरिश्चंद्र, बाबा बुदन की पहाड़ी, कामदगिरी, नीलगिरी ऐसे पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पश्चिमी घाट की श्रेणी पर्वत श्रेणी है, और ये पूर्वी घाट। इन दोनों का जो मिलन स्थल है वो यहाँ पर आप देखिए दूसरे चित्र में, ये नीलगिरी की पहाड़ी पे पूर्वी और पश्चिमी घाट आके आपस में मिल जाते हैं। अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिणी भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। वहीं अगर पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो महेंद्रगिरी है, जो विशाखापत्तनम में स्थित है। अब तटवर्ती मैदान की बात की जाए तो भारत के 2 तट हैं, एक पूर्वी तट, एक पश्चिमी तट। पूर्वी अगर तटवर्ती मैदान की लंबाई देखें तो 6100 किमी लंबी है। या पश्चिम में कच्छ के रण से लेके पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान की बात की जाए तो अरब सागर तट के बीच गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कच्छ के रण से मुंबई तक इसे काठियावाड़ का मैदान कहा जाता है। मुंबई से गोवा तक इसे कोंकण के तट के नाम से जाना जाता है। फिर इसे मध्यवर्ती भाग में कन्नड़ तट और केरल तटीय भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर पूर्वी तटीय मैदान की बात की जाए तो यह बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिमी तट के मैदान की तुलना में अधिक समतल और चौड़ा है। इस तटीय मैदान का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसे उत्तरी सरकार तट के नाम से और इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब भारत के प्रमुख द्वीपों की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप समूह की बात करें तो केरल तट के पश्चिमी भाग में अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से लक्षद्वीप कहा जाता है। ये जो द्वीप है वो मूंगे के अवशेषों द्वारा निर्मित है।
इसके बाद अगर बंगाल की खाड़ी में देखें तो यहाँ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। मुख्य भूमि के पूरब में बंगाल की खाड़ी में यह अवस्थित है। ये द्वीप आकार में बड़े होने के साथ साथ ज्वालामुखी क्रियाओं से भी निर्मित है। ये कुछ पहाड़ी श्रृंखलाओं के डूब जाने से निर्मित हुए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत की जो दो ज्वालामुखी क्षेत्र हैं वो नरकुंडम और बैरन, और ये इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वह इसी द्वीप पर पाया जाता है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट पाया जाता है। धन्यवाद। तो ये जो आप लोगों का चैप्टर था वो यही समाप्त होता है। अगले पाठ में जो है हम लोग भारत के जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।